नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम हाजिर हैं। दिल्ली में केंद्र और केजरीवाल सरकार के बीच खींचतान नई बात नहीं है, बस समय के साथ मुद्दे बदलते रहे हैं। कभी अधिकारों को लेकर, कभी अधिकारियों को लेकर, तो कभी किसी कानून को लेकर दोनों के बीच कई मौकों पर तलखी देखी गई है। अब एक और मुद्दे पर दोनों के बीच ठन गई है और यह मुद्दा है दिल्ली सरकार की एक्साइज पॉलिसी। हमारे आज के 7 सवाल इसी पर केंद्रित हैं और हमारा पहला सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, दिल्ली सरकार की एक्साइज पॉलिसी की जांच की सिफारिश आखिर क्यों की गई है? एलजी की एक सिफारिश ने दिल्ली सरकार की एक्साइज पॉलिसी पर ग्रहण लगा दिया है। एलजी ने पॉलिसी की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। दिल्ली सरकार की नई शराब नीति पर ग्रहण लग गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने केजरीवाल सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। एलजी के मुताबिक शराब के ठेके देने में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया है। दरअसल एलजी ने नई एक्साइज पॉलिसी पर मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट के बाद ये एक्शन लिया है। इस रिपोर्ट में शराब के ठेकों के लाइसेंस देने में अनियमितताओं का जिक्र करते हुए कहा गया है कि इस नीति के जरिए लाइसेंस धारकों को अवैध तरीके से फायदा पहुंचाया गया है। मुख्य सचिव ने यह रिपोर्ट एलजी के साथ साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी सौंपी थी। इस रिपोर्ट में जीएनसीटीडी अधिनियम 1991, व्यापार नियमों के लेन देन 1993, दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम 2009 और दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम 2010 के उल्लंघन के बारे में लिखा गया था। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि शराब माफिया पर हुई इस मेहरबानी के चलते दिल्ली सरकार को भारी नुकसान हुआ। इस रिपोर्ट में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि नई आबकारी नीतियों की खामियों को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया और शराब के ठेके देने में नियमों को ताक पर रखकर लाइसेंस धारकों को 144 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया गया। उपराज्यपाल के सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भड़क गए। उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को झूठे मामले में फंसाकर जेल भेजने की साजिश रची जा रही है। सुबह 6 बजे मनीष सिसोदिया अपने घर से निकल जाते हैं और अलग अलग स्कूलों के अंदर दौरा करते हैं, सरकारी स्कूलों के अंदर दौरा करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, कौन भ्रष्टाचारी ऐसा है इस दुनिया के अंदर जो सवेरे 6 बजे उठ के स्कूलों के दौरे पे निकल जाता है, बच्चों का भविष्य बनाना चाहता है? कौन भ्रष्टाचारी ऐसा है? इधर बीजेपी ने एलजी के द्वारा एक्साइज पॉलिसी की सीबीआई जांच की सिफारिश का स्वागत किया। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल मनीष सिसोदिया को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देने के बजाय उनसे तथ्यों के आधार पर जवाब देने को कहे। जो अल्कोहल के ऊपर, लिकर के ऊपर टैक्सेस लगते हैं, वो टैक्सेस जनता के काम आने वाला पैसा है, लेकिन इन्होंने लगातार लिकर कंपनियों को, माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए नियम कानून का उल्लंघन करते हुए कुछ निर्णय लिए हैं और सीधे सीधे तौर पर वो लाइसेंसेस, वो निर्णय जो है उससे जो है जनता का नुकसान हुआ है, जिसमें वेवर ऑफ फीस इत्यादि इन्होंने दिया है। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता सत्येंद्र जैन इन दिनों मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पहले ही फंसे हुए हैं और अब नई एक्साइज पॉलिसी के मामले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया तक जांच की आंच पहुंच सकती है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए आने वाले दिन मुश्किलों से भरे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अभी तो सीबीआई जांच की सिफारिश ही हुई है, लेकिन सियासत में अभी से उबाल आने लगा है। खुद केजरीवाल ने केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल अब आपके सामने है और सवाल है, केजरीवाल ने सिसोदिया की गिरफ्तारी की बात क्यों कही है? एलजी की सिफारिश के बाद आम आदमी पार्टी का पारा हाई है। पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद ही मैदान में उतर गए हैं। केजरीवाल ने दावा किया है कि डिप्टी सीएम सिसोदिया की गिरफ्तारी की कोशिश हो रही है।
आम आदमी पार्टी के बड़े नेता दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर सीबीआई जांच की आंच पहुंच सकती है। दरअसल दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार की आबकारी नीति 2021-22 में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। माना जा रहा है कि इस जांच में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर उंगली उठ सकती है। लिहाजा आम आदमी पार्टी ने पहले ही भ्रष्टाचार के मामले को सियासी मामले में तब्दील करने की कोशिश शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद मनीष सिसोदिया के बचाव में मैदान में उतर गए हैं। केजरीवाल ने सिसोदिया को क्लीन चिट देते हुए कहा कि वो सिसोदिया को 2 दशक से भी ज्यादा वक्त से जानते हैं और सिसोदिया बेहद ईमानदार और देशभक्त हैं। मनीष सिसोदिया को 22 साल से जानता हूं। सन 2000 में पहली बार मिला था मनीष जी से। एक बेहद कट्टर ईमानदार आदमी है। दरअसल आम आदमी पार्टी के एक और वरिष्ठ नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन पहले ही मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जूझ रहे हैं और वो फिलहाल 29 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में हैं। केजरीवाल सत्येंद्र जैन के साथ भी मजबूती से खड़े हैं और जैन के जेल में जाने के बाद भी उन्हें मंत्री पद से नहीं हटा रहे। ऐसे में मनीष सिसोदिया का नाम दूसरे मामले में सामने आने के बाद उन्हें लग रहा है कि मनीष सिसोदिया का हाल भी जैन जैसा हो सकता है। ये लोग झूठे केस बना बना के हमारे ऊपर कीचड़ फेंकना चाहते हैं। ये दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि देखो ये भी हमारे जैसे ही हैं, जैसे हम भ्रष्ट हैं ये भी वैसे ही हैं, ये भी भ्रष्टाचारी हैं। पर दुनिया इनके यकीन नहीं कर रही। दुनिया खुद ही कह रही है कि झूठे केस लगा रहे हैं। इधर उप मुख्यमंत्री का नाम सामने आने के बाद बीजेपी को केजरीवाल सरकार पर हमला करने का एक बेहतरीन मौका मिल गया। बीजेपी कह रही है कि सरकार इधर उधर की बात करने की बजाय तथ्यों के आधार पर आरोपों का जवाब दे। अब अरविंद केजरीवाल पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं मनीष सिसोदिया को जेल जाना है। तो अगर ये अरविंद केजरीवाल जी की कोई कोशिश है कि मनीष सिसोदिया जेल जाएं, तो ये उनके बीच का क्या खेल है हमें इससे पता नहीं। हमें नहीं मालूम इसमें कौन दोषी है, लेकिन जो भी दोषी है उस पर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की बात पहले ही कर इस मुद्दे को सियासी रंग भी दे दिया है। लिहाजा अगर आगे चलकर इस मामले में जांच के दौरान सिसोदिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी भी तो वो उसे राजनीतिक मामला कहकर पार्टी और सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को खारिज कर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली सरकार की एक्साइज पॉलिसी पर सवाल उठे और सवाल उठाए हैं दिल्ली के एलजी ने। केवल सवाल ही नहीं उठाए हैं बल्कि सीबीआई जांच की सिफारिश तक कर डाली है। हमारा तीसरा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है दिल्ली सरकार की एक्साइज पॉलिसी में आखिर है क्या। चलिए आपको बताते हैं दिल्ली सरकार की एक्साइज पॉलिसी की खास बातें। दिल्ली को दरअसल 32 जोन में बांटा गया। 849 दुकानों को रिटेल लाइसेंस मिला। एक वार्ड में शराब की अधिकतम 27 दुकानों को लाइसेंस दिया गया। होटलों के बार और रेस्टोरेंट्स को 3 बजे तक खुले रखने की छूट मिली। सरकार का शराब बेचने के व्यवसाय से बाहर निकलने का फैसला। ई टेंडरिंग के जरिए दुकानों को लाइसेंस जारी किया गया। सवाल दुकानों के लाइसेंस देने की प्रक्रिया पर भी उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि सरकार ने लाइसेंस धारकों को लाभ पहुंचाया, जिससे सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा। एलजी ने भले ही दिल्ली सरकार की एक्साइज पॉलिसी के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश की है, लेकिन इस पॉलिसी को लेकर सवाल पहले से उठते रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस पहले भी इस नीति पर विरोध जता चुके हैं। हमारा चौथा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है दिल्ली सरकार की एक्साइज पॉलिसी का आखिर विरोध क्यों हो रहा है। विरोधी लगातार इसी आशंका को जता रहे हैं कि इस पॉलिसी के कारण दिल्ली में शराब की दुकानों की भरमार हो जाएगी। पॉलिसी में शराब खरीदने वालों की उम्र घटाकर 21 साल करना भी विरोधी दलों को खटक रहा है। केजरीवाल जी को न संविधान में मान्यता है, न उनकी कानून मानना है उनको। वो कहें वो सही है। तो सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है वो तो केजरीवाल। आम आदमी पार्टी की सरकार कहाँ रही है अब तो ये ठेकेदारों की सरकार हो गई है। दिल्ली के मानसूनी माहौल में शराब को लेकर गजब का घमासान मचा है। दिल्ली सरकार कहती है कि हम पीने वालों के लिए किसी तरह की पाबंदी नहीं चाहते। पियो, होटल में पियो, बार में पियो, क्लब में पियो, रेस्टोरेंट में पियो,
यही नहीं, सुबह 3 बजे तक पियो, हमने सारी पाबंदियां हटा ली हैं। मामला यहीं खत्म नहीं होता। उम्र को लेकर शराब खरीदने की कानूनी पाबंदियों में भी दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने 4 साल की छूट दे दी है। मतलब पहले 25 साल के युवक युवतियां शराब की दुकानों के सामने लगी कतारों में शामिल होने के योग्य थे, लेकिन अब दिल्ली सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी के हिसाब से 21 साल के होने पर वे शराब खरीदने के योग्य हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार के विपक्षी नेताओं का कहना है कि अब इतनी ज्यादा आजादी समाज के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है। दिल्ली की नई आबकारी नीति को लेकर कम से कम एक दूसरे के धुर विरोधी बीजेपी और कांग्रेस एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं। बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस भी दिल्ली सरकार की आबकारी नीति का जमकर विरोध कर रही है। यहां तक कि दिल्ली की नई आबकारी नीति की जांच के लिए उपराज्यपाल समेत केंद्रीय एजेंसियों में शिकायत दर्ज कराई गई है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने केजरीवाल सरकार को घेरते हुए कहा कि वे इस पॉलिसी के खिलाफत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली के युवा 21 साल की उम्र में ग्रेजुएट होने की बजाय शराब के ठेकों की राह पकड़ लेंगे। अनिल चौधरी का कहना है कि दिल्ली के नौजवानों को नशे में धकेलने वाली पॉलिसी है। सच यही है कि दिल्ली सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। जो बात मैं लगातार कहता आया हूं कि इस दिल्ली को शराब माफियाओं को बेच दिया है। नई आबकारी नीति में भ्रष्टाचार हुआ है और इसको लेकर के हम लगातार संघर्ष कर रहे थे, लिख रहे थे। पिछले दिनों में पुलिस कमिश्नर से भी मिलकर के कंप्लेंट दे के आए थे कि इसकी जांच होनी चाहिए। पर प्रश्न उठता है कि पूर्व एलजी साहब ने इस पे जांच क्यों नहीं बैठाई। देर आए दुरुस्त आए और खुद अरविंद मान चुके हैं कि सिसोदिया जेल जाएंगे। बीजेपी ने भी दिल्ली सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी को लेकर केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा है। जब ऑक्सीजन की कमी थी तो राजनीति करी, उस वक्त पे ठेके खोल के सिर्फ पैसे कमाने की कोशिश की जा रही थी और उस समय भी इनको पैसे कमाने की पड़ी थी जब देश को एक इंसानियत की जरूरत थी। तो ये आम आदमी पार्टी अब हटा के नाम अब ठेकेदार की सरकार कर देनी चाहिए क्योंकि ठेके वालों की तो सरकार है ये। एक्साइज पॉलिसी का यहाँ पे दिल्ली में आना, उसका बनना और किस तरीके से वो सारे रूल्स को तोड़कर बनाई गई। आज दिल्ली में दवाई मिलना मुश्किल है, आज दिल्ली में शराब मिलना आसान है। तो वो सारे रूल्स को तोड़कर 2-4 कंपनियों को फायदा पहुंचाकर ये एक्साइज पॉलिसी बनाई। अभी शराब माफिया से जो हजारों करोड़ रुपए इन्होंने मिली भगत करके घोटाला किया है, मैं कहता हूं कि आप शराब माफिया के फायदा पहुंचाने के लिए इतना आप उतावले हो रहे हैं कि उनको आपने बिना अप्रूवल के 144.36 करोड़ फायदा दे दिया, 30 करोड़ ईएमडी वापस कर दी, 50 रुपए प्रति केस इंपोर्ट ड्यूटी उन्होंने कम कर दी। तो ये सब उनको फायदा पहुंचाने के लिए क्या। वहीं दूसरी तरफ नई आबकारी नीति 2021-22 को लेकर दिल्ली सरकार का कहना है कि पॉलिसी को लागू करने के पीछे भ्रष्टाचार को कम करना और शराब व्यापार में उचित प्रतिस्पर्धा का अवसर मुहैया कराना है। बहरहाल दिल्ली सरकार की इस नीति से प्रतिस्पर्धा शराब बेचने की बढ़ेगी या पीने की, कुछ कहा नहीं जा सकता। आखिर क्यों हो रहा है दिल्ली सरकार की एक्साइज पॉलिसी का इतना विरोध? दरअसल नई एक्साइज पॉलिसी लागू होने के बाद शराब के बड़े खिलाड़ी दिल्ली पर टूट पड़े और रेवेन्यू बढ़ाने के लिए धड़ल्ले से शराब की नई दुकानें खोलनी शुरू कर दी। जब ये दुकानें रिहायशी इलाकों में खुलनी शुरू हुई तो स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया और विपक्षी पार्टियों ने इसे हाथों हाथ लिया। कांग्रेस और बीजेपी ने नई शराब की दुकानें खुलने के विरोध में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। एलजी के साथ दिल्ली सरकार की तकरार नई बात नहीं है। नजीब जंग हो, अनिल बैजल या फिर अब मौजूदा एलजी वीके सक्सेना, रिश्तों में खींचतान हमेशा दिखाई दी है। हमारा 5वां सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, नए एलजी से भी तकरार के रास्ते पर है क्या दिल्ली सरकार? पिछले 3 दिनों में 2 मुद्दों पर केंद्र और दिल्ली सरकार में भिड़ंत हो चुकी है। एलजी ने मेयर कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए सीएम केजरीवाल को अनुमति देने से इनकार कर दिया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के तीखे तेवरों का अंदाज नहीं बदला। दिल्ली के उपराज्यपाल बदलते रहे। दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग के साथ भी कई बातों को लेकर केजरीवाल की असहमति रही। दिल्ली के पूर्व एलजी नजीब जंग और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच दिल्ली में एंटी करप्शन ब्यूरो के गठन, सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति और तबादले जैसे मुद्दों पर लंबे समय तक विवाद चला।
ये विवाद इतना गहरा हो गया था कि दोनों ही पक्षों को अदालत तक जाना पड़ा। विवाद को लेकर नजीब जंग ने कहा था कि सरकारी अधिकारियों के साथ अरविंद केजरीवाल के रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे। अपने कार्यकाल के दौरान जंग ने कहा था कि अधिकारियों और सियासतदानों के बीच अच्छा सिस्टम डेवलप करने की जरूरत है, ताकि आम लोगों के काम तेजी से हो सके और इसकी वजह से कोई विवाद भी न खड़ा हो। पूर्व एलजी नजीब जंग ने अधिकारियों और सियासतदानों के बीच खींचतान की बात कहकर साफ कर दिया था कि केजरीवाल को कोई और आदेश दे, उन्हें ये बिल्कुल मंजूर नहीं। दिल्ली के नए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के साथ भी केजरीवाल ठीक उसी तरह से तकरार साध बैठे हैं जैसे नजीब जंग के साथ हुआ करता था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के बीच तकरार सिंगापुर सम्मेलन को लेकर तेज हो गई है। पिछले कुछ दिनों से सिंगापुर समिट में शामिल होने का मुद्दा गरमाया हुआ था। उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री को समिट में हिस्सा न लेने के लिए कहा था और साथ ही वजह भी बताई थी कि क्यों सिंगापुर नहीं जाना चाहिए। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सिंगापुर जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि समिट में हिस्सा लेना उचित नहीं रहेगा, ये महज का सम्मेलन है, मुख्यमंत्री का नहीं। विनय कुमार सक्सेना के मना करने पर तमतमाए केजरीवाल ने कहा कि बात सीधे तरीके से नहीं बनती तो वो विदेश मंत्रालय में आवेदन करेंगे। केजरीवाल का कहना है कि सिंगापुर की सरकार ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया है और ये बहुत ही गर्व की बात है कि दिल्ली सरकार के एजुकेशन और हेल्थ मॉडल पर किए गए कार्यों को दुनिया में सराहना मिल रही है, इसीलिए उनका सम्मेलन में शामिल होना बहुत जरूरी है। देखिए, केंद्र सरकार के नुमाइंदे एलजी साहब ने जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी के सिंगापुर जाने की फाइल को वापस भेज दिया है, ये बहुत दुख की बात है। ये एक बहुत छोटी सी तुच्छ राजनीति दिखा रहा है। केजरीवाल की सिंगापुर यात्रा को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता भी मैदान में उतर चुके हैं। केजरीवाल का सिंगापुर जाना क्यों जरूरी है? अरविंद केजरीवाल के हिसाब से दिल्ली की शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने में उनकी अहम भूमिका रही है, इसीलिए उनका ये हक बनता है कि जहां उनके काम की बढ़ाई की जा रही हो, वहां वो खुद मौजूद होकर अपने कानों से अपनी बढ़ाई को सुने। इसीलिए केजरीवाल कह रहे हैं कि एलजी की इजाजत मिले न मिले, मैं सिंगापुर जाऊंगा जरूर। पिछले लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ दिल्ली सरकार के जो खटास भरे रिश्ते थे वो भी जग जाहिर हैं। जो नए एलजी आए हैं, इनके साथ भी पिछले 3 दिनों में ही दिल्ली सरकार 2 बार आमने सामने आ चुकी है। कुछ दिनों पहले ही सिंगापुर में होने वाली मेयर्स कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल को नहीं जाने देने का आरोप एलजी के ऊपर लगा। फिलहाल दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच ये जो तनातनी है, ये थमती हुई नजर नहीं आ रही। आम आदमी पार्टी इन दिनों मुश्किल में है। मनी लॉन्ड्रिंग में सत्येंद्र जैन पर कानूनी शिकंजा पहले ही कसा हुआ है और अब इस मामले में एक्साइज पॉलिसी मामले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया फंस सकते हैं। हमारा छठा सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल अब आपके सामने है। सत्येंद्र जैन के बाद ये मामला आपके लिए बड़ा झटका है। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता अभिषेक आर। नई आबकारी नीति पर सीबीआई जांच आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकती है। हालांकि पार्टी का यह कहना है कि राजनीति से प्रेरित होकर पहले सत्येंद्र जैन और अब मनीष सिसोदिया को फंसाने की साजिश रची जा रही है। चूंकि आबकारी विभाग के मंत्री मनीष सिसोदिया हैं, इसी वजह से ये सारा मामला उन्हीं के अंदर आता है। एलजी ने अपनी अनुशंसा में भी ये साफ कर दिया है कि ये सारी नीति और जो भी जांच का दायरा है वो मनीष सिसोदिया के मंत्रालय के अंदर ही है। ऐसे में यदि कोई भी एजेंसी इसकी जांच करती है तो मंत्री से पूछताछ होना लगभग तय है। कैमरा पर्सन राजा कुमार के साथ अभिषेक आनंद, गुड न्यूज टुडे के लिए, दिल्ली। वैसे कोई पहला मौका नहीं है जब केंद्र और केजरीवाल के बीच तलवारें खिंची हैं। इससे पहले भी दोनों के बीच कई मुद्दों पर टकराव हो चुका है। आप और बीजेपी भी हमेशा एक दूसरे पर आक्रामक रहे हैं। हमारा 7वां और आखिरी सवाल अब आपके सामने है। हमारा सवाल है, इस टकराव की सियासत से आखिर फायदा किसे होगा? आइए देखते हैं इस बारे में क्या कहना है वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश हिंदुस्तानी का। जमीन, कानून व्यवस्था और पुलिस को छोड़कर दिल्ली सरकार के पास अपने कानून बनाने का अधिकार है और दिल्ली की सरकार जिस तरह अपने कानून का उपयोग कर रही है, वो ऐसा लगता है कि सरकार चाहती नहीं कि दूसरी पार्टियों की सरकार आए। जब केजरीवाल मुख्यमंत्री बने थे और वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे, तब प्रधानमंत्री ने एक बात साफ साफ कही थी
कि हम मिलजुल कर दिल्ली के विकास का काम करेंगे, दिल्ली के विकास का रास्ता प्रशस्त करेंगे, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी और पूरी दुनिया के लोग दिल्ली में आते हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नजर नहीं आ रही। दूसरी तरफ देखें तो केजरीवाल कोई मौका ऐसा नहीं छोड़ते जब वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी को नीचा दिखाने का अवसर चूक जाएं। हर मौके पर वे केंद्र सरकार को, मोदी को पर तोहमत लगाने से बाज नहीं आते। तो उन्हें लगता है कि इसी में उनकी राजनीतिक ऊर्जा मिलती, इसी से राजनीतिक ईंधन मिलता है और वे आगे जाकर राजनीति चला सकते हैं।